नमस्कार बच्चों, मैं भास्कर सैनी, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज दनकौर से अध्यापक सामाजिक विज्ञान। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र पाठ 2 संघवाद का अध्ययन करेंगे। संघवाद क्यों आवश्यक है, संघवाद है क्या, किन किन देशों ने संघवाद को अपनाया है, इसके विषय में इस लेसन में सब कुछ पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं लेसन में। शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक सामान्य रूप है। जो शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य जो सत्ता का ऊर्ध्वाधर जो बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक सामान्य रूप होता है, इसे ही संघवाद कहा जाता है। संघवाद के कारण ही जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ रहना, गतिशील रहना संभव हो पाता है। ये जो आपका अगर संघ लोकतांत्रिक देशों के भीतर अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग जो रहते हैं एक साथ गतिशील जो रहते हैं वो सब संघवाद किसके कारण, संघवाद के कारण ही वो इनमें रह सकते हैं। अब बात आती है संघवाद है क्या। संघ व्यवस्था में शक्ति जो होती है विकेंद्रित मतलब किसी एक के हाथ में ना हो, कहीं एक जगह केंद्रित ना हो, अर्थात इसमें शक्ति किसी एक स्थान या किसी व्यक्ति के पास नहीं होती। इसमें शक्ति कई इकाइयों में विभक्त हो जाती है। संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें कार्य करती हैं। पहले स्तर की सरकार पूरे देश के लिए कार्य करती है और दूसरे स्तर की सरकार जो होती है इसमें राज्य सरकार प्रांत के लिए कार्य करती है। यह सरकार दैनिक कार्य को देखती है। जो पहले स्तर की जो सरकार है इसमें अधिकतर क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। जितनी पहले स्तर की सरकार में राष्ट्रीय से उसके विषय आते हैं। दूसरे स्तर की सरकार राज्य अन्य प्रांतों के लिए होती है। यह सरकार दैनिक कार्य को देखती है। दोनों ही स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। आगे संघीय शासन व्यवस्था तथा एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर, यानी संघीय शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता केंद्रित नहीं होती, एकात्मक शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता केंद्रित होती है, उसमें क्या अंतर होता है। नंबर 1, इस शासन में के अंतर्गत 2 स्तर की सरकारें होती हैं। जो संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें, दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, जबकि इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक ही स्तर की सरकार होती है जो कि राज्य सरकार के अधीन रहकर कार्य करती है। इस व्यवस्था में राज्य सरकारों को शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं। इसमें राज्य सरकार अपनी शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त करती है। जो एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्य सरकार जो अपनी शक्ति किससे, केंद्र सरकार से प्राप्त करती है। इस व्यवस्था में संघ और राज्य सरकारों के मध्य विषयों का बंटवारा होता है। इस व्यवस्था में राज्य सरकार अपनी कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं होती। इस व्यवस्था में जो कौन सी संघीय शासन व्यवस्था में, इस व्यवस्था में विषय को बंटवारा नहीं होता है। राज्य एकात्मक शासन व्यवस्था में, इस व्यवस्था में राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेदार होती हैं। यहाँ राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं है और इस वाली व्यवस्था में राज्य जो सरकार है केंद्र शासन के प्रति जिम्मेदार होती है। संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था को हम इसमें बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। तो बेल्जियम 1993 में संविधान में संशोधन किया गया। बेल्जियम में जो था, बेल्जियम छोटा सा देश है, एक हरियाणा के से आधी उसकी आबादी है, 1 करोड़ के लगभग। बेल्जियम में 1993 में संविधान में संशोधन किया गया और प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। नई स्थिति में प्रांतीय राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं थी। जो प्रांतीय राज्य सरकार वो केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं थी। 1993 के बाद यह स्थिति पूरी तरह बदल दी गई। बेल्जियम ने पूरी तरह संघीय शासन व्यवस्था को अपना लिया। तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होगा, राज्य सरकार वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही हो गई। जबकि जब श्रीलंका की आबादी जो किसके बराबर, हरियाणा जो हमारा राज्य है भारत का, उसके बराबर है। इसमें बहुभाषी लोग रहते हैं, सिंगली, मुस्लिम और तमिल, 3 प्रकार के जो इसमें लोग थे। उसमें सिंगली अधिक थे, तो वहाँ उन्हें सत्ता के सारे जो फायदे वो उठा रही थी। श्रीलंका में लोकतंत्र होने के बावजूद व्यवहारिक रूप से एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। यहाँ क्या है, व्यवहारिक रूप से क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है, समझ सकते हैं केंद्र सरकार के अधीन। श्रीलंका में जो लोकतंत्र है लेकिन फिर भी एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, कहा गया उसे केंद्र सरकार के अधीन। सारी शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। शक्तियां ना राज्य सरकार ना प्रांतीय सरकार हो, वहाँ किसी के पास कोई शक्ति नहीं, सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इसलिए उसको क्या कहा गया, संघात्मक नहीं एकात्मक शासन व्यवस्था उसे कहा गया।
संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता जो उससे पहले बच्चों ये छोटी सी और मिस हो गया इसमें कि हमारे जो कुल देश हैं 206 देशों में 193 देश सक्रिय है, जिनमें जो बड़े देश हैं 193 देशों में से बड़े देशों में से मोस्टली 25 जो बड़े देश हैं उन्होंने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया। इस संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया इन देशों में विश्व की 40% आबादी निवास करती है। जो जिन्होंने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है इसमें देशों में क्या है 40% आबादी इसकी निवास करती है। किसमें? इन जिन्होंने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया 25 देशों में। आगे संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। संघीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक स्तर है, स्थान नहीं है, 2 या 2 से अधिक स्तर। तो इसमें संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता केंद्र, प्राधिकरण और उसके विभिन्न संबंधित इकाइयों के मध्य बट जाती है। सत्ता जो है यहाँ व्यवस्था जो संघीय शासन व्यवस्था सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य बट जाती है, यानी एक जगह केंद्रित ना होकर 2 जगह बट चुकी है अभी तक। संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्र और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ इसमें तीसरी सरकार होती है, वो स्थानीय स्वशासन। 3 प्रांत जो हमारी नगर पालिका इसके अंतर्गत आती है और दूसरी नगर पंचायत इसके अंतर्गत आती है। तो इनमें जो अपने अपने जो शक्तियां हैं केंद्र और राज्य सरकार में बट जाती हैं। 2 स्तर की सरकार होंगी, इनमें अपने अपने स्तर की सरकार वो जो शक्तियां हैं वो बट जाती हैं। नंबर 2 है दोहरे उद्देश्य। संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग उद्देश्य सन्निहित होते हैं। सबके अलग अलग उद्देश्य हैं। एक और जहाँ क्षेत्रीय विभिन्नताओं का पूर्ण सम्मान किया जाता है। क्षेत्र यानी क्षेत्र के आधार पर जो विभिन्नता पाई जाएंगी उनका पूर्ण सम्मान किया जाता है। वहीं दूसरी ओर देश की अखंडता की रक्षा की जाती है, यानी कि अगर हम विभिन्न अलग क्षेत्र में निवास करते हैं फिर भी देश की एकता और अखंडता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है, वो किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त ना हो, इसका हम ध्यान रखते हुए कार्य करते हैं। नागरिक समूह एक पर अधिकार अलग अलग। नागरिक समूह जो हमारा एक है, संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तर की सरकारें नागरिक समूह पर शासन करती हैं। कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन आदि का अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र उनका होता है। यानी इसमें इस बात से ये होगा अलग अलग स्तर की सरकारें जो नागरिक समूह है, जो जनता का जो समूह है उस पर ही शासन करते हैं, उस पर जो विभिन्न प्रकार के जो अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं। नंबर 4 संविधान की सर्वोच्चता। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में रहकर सरकार विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। जो संघीय शासन जो व्यवस्था है इसमें संविधान की सर्वोच्चता को बढ़ावा दिया गया है। संविधान सर्वोच्च, यानी संविधान में जो भी चीज वर्णित है उसके अकॉर्डिंग, उसके अंडर ही हम सारे कार्य करेंगे। अगर संविधान में कोई वर्णित नहीं है कि ये कार्य करना वर्जित है तो उसे हम नहीं करेंगे, हम केवल उन्हीं कार्य करेंगे संविधान के अंतर्गत जो वर्णित है। यानी संविधान को सर्वोच्च मानकर अपने कार्यों का हम जो क्रियान्वयन करेंगे। आगे तो जो भी सरकार है हमारी, न्यायालय के सर्वोच्च अधिकार, ये हमारे संघीय शासन व्यवस्था में तीसरा अंग है। संघीय शासन न्यायालय यानी कि न्यायपालिका। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालय को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। यानी संविधान के सरकार और जो उनके अधिकार है उनकी व्याख्या कौन करता है? न्यायालय। अगर वो अपने कार्य गलत प्रकार से करते हैं न्यायालय उन्हें खत्म करता है और उन्हें ठीक प्रकार से करने का उन्हें जो आदेश भी पारित करता है। और विभिन्न स्तर की सरकारों के मध्य संबंधित जो किसी प्रकार का विवाद जो सरकारों के मध्य हो जाता है उसे भी सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका या समाप्त करवाता है। उस विवाद को भी समाप्त करने में सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय स्वायत्तता। संघीय शासन व्यवस्था में वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने हेतु विभिन्न सरकार स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के विभिन्न स्रोत निर्धारित किए गए। यानी कि जो वित्तीय स्वायत्तता, धन से संबंधित जो कमी ना हो या पूर्ति करने के लिए संघीय शासन व्यवस्था में निश्चित करने हेतु विभिन्न सरकारों के लिए राजस्व जो कर है एक तरह राजस्व के विभिन्न स्रोत निर्धारित किए गए कि आप इससे राजस्व होगा वो राज्य सरकार रखेगी, इससे राजस्व प्राप्त होगा उसे केंद्र सरकार अपने पास रखेगी। आगे संघीय शासन व्यवस्था का गठन। संघीय शासन व्यवस्था में 2 तरीके से गठन होता है। पहला, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। देश भी 2 देश मिलकर एक बड़ी इकाई का गठन है। इसमें स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संपूर्णता बनाए रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान। 2 देश मिलकर एक बड़े देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें कई कनाडा और दूसरे भी इसमें क्षेत्र आते हैं।
वो सब मिलकर क्या करा, उन्होंने अपना एक देश बना लिया, संयुक्त एक पूरा एक राष्ट्र बना लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उन्होंने अपनी अपनी संस्कृति का त्याग नहीं करते, अपनी संपूर्णता जो उनके सब अपने अपने कार्य को ठीक प्रकार से करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश में मिल गया तो अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि इसके उदाहरण। इसी प्रकार संघीय व्यवस्था वाले देशों में सामान्यतः प्रांत को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और वो केंद्र के से की तुलना में अधिक। जो यहाँ पे जो दिखाए गए हैं संघीय व्यवस्था में, इस प्रकार के देशों में क्या प्रांतों को अधिक प्राप्त है अधिकार, जबकि केंद्र की तुलना में प्रांत अधिक शक्तिशाली है, राज्य जो वहाँ पे। और दूसरा, बड़े देश अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन करते हैं और इसके बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यानी दूसरे जो बड़े देश हैं वो आंतरिक विविधता को, अंदर जो विभिन्न प्रकार की विविधता जो है, भाषाई विविधता हो, वो सांस्कृतिक विविधता हो या क्षेत्रीय विविधता हो, भौगोलिक विविधता हो, उसको ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन करते हैं, उनके बीच सत्ता का बंटवारा होता है। भारत, बेल्जियम, स्पेन आदि इसके उदाहरण। इस व्यवस्था में तुलना में केंद्र सरकार केंद्र सरकार प्रांतों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। राज्य यानी राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार, यानी प्रांतों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है। यहाँ पर केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त होती है किनकी तुलना में, राज्यों की तुलना में। भारत इसका एक पूरा एक उपयुक्त उदाहरण है। भारत में संघीय व्यवस्था, उससे पहले हम इसका थोड़ा सा उदाहरण लेंगे बेल्जियम। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जिसकी जो राजधानी है मात्र हरियाणा की आधी है, 1 करोड़ आबादी थी है उसकी, किंतु इसमें जनसंख्या की विविधता विद्वान जनसंख्या की किस आधार पे कि यहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग निवास करते हैं, उसमें डच, फ्रेंच और इंग्लिश ये बोलने वाले लोग थे, उनके आधार पर वहाँ लोग निवास करते थे। तो उनमें अपने हित को लेकर परस्पर संघर्ष होते थे। डच अपने हितों के लिए और फ्रेंच अपने हितों के लिए कार्य करते थे, तो उनमें परस्पर संघर्ष होते थे। इसको लेकर वहाँ संविधान में कई बार बदलाव भी हुआ और हमेशा वहाँ बदलावों को बढ़ावा दिया गया। बेल्जियम में क्यों दिया गया बढ़ावा, कि ताकि देश में किसी भी अस्थिरता का माहौल या कोई भी संघर्ष, राजनीतिक या गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। इसलिए बेल्जियम ने क्या काम करा कि संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया। उन्होंने लगातार बदलाव किए थे अपने संविधान में ताकि किसी प्रकार का देश को नुकसान न हो, किसी भी वर्ग को, या फ्रेंच हो चाहे वो डच हो या अदर हो। भारत की संघीय व्यवस्था, और भारत की संघीय व्यवस्था, भारत में बहुत अधिक विविधता विद्यमान है। भारत में भिन्न भिन्न धर्मों के, विभिन्न विभिन्न भाषाओं के लोग निवास करते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जो विविधता विद्यमान है भाषाई, उसमें धार्मिक भाषाई विविधता अधिक विद्वान। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को राज्यों का संघ घोषित किया गया। उससे पहले अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। 26 जनवरी को उसे राज्यों का संघ घोषित कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था की गई। पहले स्तर की जो थी वो संघ सरकार या केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार थी। इसमें यह था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्यों में दखलंदाजी नहीं करेगी और राज्य सरकार केंद्र सरकार के दखलंदाजी या हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं करेगी। राज्य सरकार आगे चलकर जो इसमें एक पंचायतों और नगर पालिका के रूप में संघीय व्यवस्था का तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया। इसमें जो तीसरा स्वशासन, स्थानीय स्वशासन नाम का एक तीसरा सरकार का स्तर भी जोड़ दिया गया। संघीय व्यवस्था के अंदर तीसरा स्तर भी जुड़ गया। इनमें ना तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करेगी और ना राज्य सरकार केंद्र सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। और तीसरा जो ये तीसरे स्तर की सरकार जो जुड़ी है ये राज्य सरकार के अंदर रहकर कार्य करती है। आज भारत में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा। तो हमारे देश में केंद्र व राज्यों के बीच अधिकारों शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा उपयुक्त रूप से किया गया है। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो शक्तियां जो अधिकार है उनका बंटवारा सरकार संविधान में पहले ही कर दिया गया ताकि टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो और न हो। अधिकारों शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में पृथक रूप से किया गया है। 3 सूचियों में विषय बनते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो नियम बनाएगी वो बच्चों केंद्र सरकार बनाएगी और राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य यानी संघ और राज्य दोनों मिलकर इस पर नियम बनाएगी। पहले आते हैं हमारे संघ सूची। संघ सूची के अंतर्गत कुल 100 जो हमारे क्षेत्र है उन्हें सम्मिलित किया गया। इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व जैसे 100 ऐसे
विषयों को सम्मिलित किया गया है। इन विषयों से संबंधित समस्त कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। 100 विषयों पर कानून कौन बना रही है? हमारी केंद्र सरकार। दूसरा, राज्य सूची। इसमें कुल 61 विषय हैं। इसमें 61 विषय कौन कौन से? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय तत्व और स्थानीय मुद्दे, ऐसे कुल मिलाकर कुल 61 विषय हैं। इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तीसरा है समवर्ती सूची। इसमें कुल 52 विषय हैं। इस 52 विषय कैसे हैं? शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय सम्मिलित हैं। यह विषय ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। इन विषयों में दोनों यानी केंद्र, संघ और राज्य दोनों मिलकर इसमें कानून बनाने का इन्हें अधिकार प्राप्त है। मैं समझ गया हूँ। संघ सूची केंद्र सरकार बनाती है जिसमें कुल 100 विषय हैं। राज्य सूची में जो नियम बनाती है वो राज्य सरकार बनाती है, इसमें कुल 61 विषय हैं। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर कार्य करते हैं और इसमें कुल 52 विषय सम्मिलित हैं। अगला, संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय शासन व्यवस्था में राज्य कार्य हेतु नियम कानून आवश्यक होते हैं। उनके बिना शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। लेकिन संघीय व्यवस्था को अच्छी तरह से कार्य करने हेतु केवल संवैधानिक प्रावधान ही पर्याप्त नहीं है। यानी केवल जो संविधान में जो वर्णित है वही प्रावधान पर्याप्त नहीं है। संघीय व्यवस्था में लोकतांत्रिक चरित्र का सही रूप होना भी अत्यंत आवश्यक है। यानी जो लोकतंत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनका चरित्र का सही रूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में संघीय व्यवस्था का सफलता का कारण इसकी लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र जो अधिकांश संघीय व्यवस्था वाले देश में विद्यमान है। यानी जो हमारे देश में ठीक प्रकार से संघीय व्यवस्था चल रही है वो लोकतांत्रिक चरित्र, जो लोकतंत्र है हमारे देश में, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, वो ठीक रूप से चल रहा है। इसलिए हमारे देश में ये जो संघीय व्यवस्था ठीक प्रकार से चल रही है। इस कारण से संघीय व्यवस्था जो चल पाती है वो कब? जब लोकतांत्रिक चरित्र जो उसमें ठीक रूप से कार्य करे, तभी हमारी ये व्यवस्था ठीक रूप से चल पाती है। अगर लोकतांत्रिक चरित्र ठीक रूप से कार्य नहीं करेगा तो ये व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक रूप से चल नहीं पाएगी। आगे, भाषाई राज्य। हम यहाँ देखेंगे एक कैयक है। ये तो भारत का राजनीतिक जो आज़ादी के बाद जो वर्तमान समय में हमारा जो देश का नक्शा है, यहाँ जम्मू कश्मीर की जगह यहाँ लेह और लद्दाख आ जाएगा। कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश को मिलकर भारत देश, ये भारत का वर्तमान का जो मैप है वो। और इसके साथ ये जो वाला जो मैप है इसमें 1947 के समय भारत को उसकी भाषाई राज्य यानी भाषा के आधार पर राज्य बांटने की बात आई थी। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर भाषा के आधार पर भारत बनाने की कोशिश करते तो कभी भी कोई भारत नहीं बन पाता। तो हम यहाँ देखेंगे श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ दूसरी भाषा है, पंजाबी भी यहाँ बोली जाती है, पश्तो भी यहाँ बोली जाती है। और यहाँ नीचे आएंगे उत्तर प्रदेश में हिंदी है। और यहाँ हम ओडिशा इधर के दक्षिण में तमिलनाडु वगैरह में तमिल, और कर्नाटक में मलयालम, ये कन्नड़ इधर भाषा है। अगर इसके आधार पर हम इस देश को बांटते तो देश के कई टुकड़े हो जाते। कभी भी भारत एक भारत, ये जो भारत देख रहे हैं ये कभी भी नहीं बन पाता। इसलिए इसे भाषा के आधार पर या संस्कृति के आधार पर, जातीय आधार पर अगर हम इस भारत को बांटते, इन राज्यों को बनाते तो एक भारत कभी नहीं बन पाता। ये कई भारतों में कई टुकड़े हो जाते भारत के। भाषाई राज्य कभी नहीं बन पाते अगर भाषा के आधार पर इन राज्यों का गठन करें तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसके बाद जब भारत के आधार पर छोड़कर तो हम आगे अब भाषाई नीति बनाएगी। भाषा नीति क्या बनाएगी? भारत की संघीय व्यवस्था को अनेक बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। भाषाई नीति के मामले में भी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। यह भारत की किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं है, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की कई भाषा अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बोली जा रही है। तो किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं दिया गया। यह अवश्य है कि हिंदी को राजभाषा माना गया, क्योंकि भारत में संपूर्ण जनसंख्या 41% लोग, 41% सबसे अधिक हिंदी बोलते हैं। तो इसमें मातृभाषा जो है उनकी हिंदी, इसमें से राजभाषा का स्थान दे दिया गया। पूरे भारत में हिंदी के साथ साथ और भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें इन भाषाओं को संरक्षण का उपाय किया गया। भारत में संविधान में हिंदी के साथ 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है, यानी और अन्य भाषाएं उन अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। और इसके अतिरिक्त राज्यों को अपनी अपनी राजभाषा है और राज्यों की उनकी राजभाषा सारे काम किए जाते हैं। यानी क्षेत्र के हिसाब से जो
उनकी भाषा है वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में उन कार्य को कर सकते हैं। अब भारत में विकेंद्रीकरण, यानी भारत में जो विकेंद्रीकरण सत्ता किसी के हाथ में नहीं है, वो है आगे। हमारा देश जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने वाला, विश्वास और अपनाने वाला देश है। संपूर्ण विश्व में से अच्छे लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण ना हो इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत में स्थानीय स्तर पर कई ऐसे मुद्दे हैं, समस्याएं हैं जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर हो सकता है। लोग, यानी जो कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि हम कहीं बाहर का रहने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, जबकि स्थानीय वहीं के रहने वाले व्यक्ति को आसानी से उसे समझ होती है, वहाँ के रहने वाले व्यक्ति को वो उन समस्याओं को सुलझा सकता है, क्योंकि वो वहाँ का स्थानीय व्यक्ति होता है, उन्हें पता होता है मूल समस्या क्या है। विकेंद्रीकरण का स्वरूप, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत और प्रभावी बनाने हेतु 1992 में संविधान संशोधन ने एक बड़ा कदम उठाया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की। विकेंद्रीकरण का जो स्वरूप है समझेंगे तो इसमें स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनावों को नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, यानी स्थानीय स्वशासन जो तीसरी स्तर की सरकार जो जोड़ दी गई उन्हें नियमित रूप से चुनावों को कराना आवश्यक है। दूसरा, प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगरपालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया, यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। तीसरा, राज्य चुनाव आयोग का जो गठन किया गया दूसरे में, वो उसको किसी के अंडर नहीं स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। निर्वाचित स्वशासी निकायों में सदस्य पदाधिकारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। ये विकेंद्रीकरण ना हो, भारत में विकेंद्रीकरण सत्ता किसी के हाथ में ना है, इसको लेकर ये कदम उठाए गए। अब है ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत होती है, इसमें कई सदस्य एवं एक अध्यक्ष होता है। सदस्यों का चुनाव वार्ड से होता है, उन्हें पंच कहा जाता है। गांव के लोग वोट डालते हैं, एक क्षेत्र निर्धारित किया जाता है कि यह ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, इसमें लोग 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग वोट डालते हैं, उसमें अपना एक पंचायतों का जो अध्यक्ष को चुन लेते हैं। ये अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। पंचायतों को कार्य ग्राम सभा की देखरेख में होता है। आगे ग्राम पंचायत के बाद आती है प्रखंड स्तरीय पंचायत। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक प्रखंड स्तरीय समिति का गठन होता है, इसे प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इस पंचायत के सदस्यों का चुनाव संबंधित क्षेत्र में पंचायत करते हैं, यानी जो ग्राम पंचायत के सदस्य चुने गए हैं वो सब मिलकर प्रखंड स्तरीय पंचायत का चुनाव करेंगे। आगे जिला परिषद। किसी भी जिले के समस्त पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला परिषद में संबंधित जिले के लोकसभा विधानसभा के लिए चुने गए सांसद, विधायक और जिला स्तर के अधिकारी सदस्य होते हैं जिला परिषद में। नगर पालिका और नगर निगम। शहरों में स्थानीय स्तर पर नगर पालिका होती है और बड़े शहरों में नगर निगम। 5 लाख तक की आबादी पर नगर पालिका और 5 लाख से अधिक आबादी पर नगर निगम। 5 लाख से अधिक की आबादी 5 लाख तक की पर नगर पालिका होती है और उसके ऊपर नगर निगम होती है। इन दोनों संस्थाओं का कामकाज निर्वाचित सदस्य। नगर पालिका का अध्यक्ष चुना जाता है, उसे नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं या उसे चेयरमैन कहते हैं, और दूसरा नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे मेयर कहा जाता है। ये बच्चों इसी के साथ ये लेसन समाप्त हुआ। अगर किसी का कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है अपना। धन्यवाद।